नमस्ते बच्चों। हम लोग जो है अपना चैप्टर 3 जो है क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये 12वां क्लास है। ठीक है भाई, 1 दर्जन क्लास आज देखो पूरा हो गया और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे। आज जो भी वर्ड प्रॉब्लम है सारा पहले तो अपना एनसीईआरटी बुक का ही वर्ड प्रॉब्लम है, सारा एक्सरसाइज वाला वर्ड प्रॉब्लम है। और ये सारा सवाल पता है आपका जब बोर्ड परीक्षा में अगर आएगा तो सीधा 5 नंबर का सवाल बनकर आएगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सारा बन सकता है। ठीक है, तो पहला सवाल अगर आप देखिएगा तो बताया जा रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, मतलब 2000 रुपया वो बैंक से निकाल रही है, तो उसे जो रुपया मिलने वाला है, जो नोट मिलने वाला है वो 50 और 100 रुपया का नोट मिलने वाला है, ऐसा वो खुद बैंक वाले को बताए कि भाई हमें 50 और 100 का ही नोट दो। अब उसे कुल 25 नोट मिला, 50 100 का ही कुल 25 नोट मिला। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 50 रुपया वाला कितना नोट रहा होगा और 100 रुपया वाला कितना नोट रहा होगा। खुद सोचिए बउआ कि टोटल 2000 रुपया है, कीमत तो 2000 ही रहेगा। वो 2000 रुपया जो था उसमें जो उसे मिला है तो 50 और 100 का नोट मिला, तो भाई इसका कुछ संख्या रहा होगा और इसका कुछ संख्या रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तब ना 2000 रुपया पूरा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता चल ही गया होगा अब इतना क्लास अगर आप देखे होंगे तो, कि भाई मेरे जो सवाल में पूछ रहा है उसको हमें मान लेना है। तो 50 रुपया वाला संख्या पूछ रहा है नोट का, मान लो कि भैया 50 रुपया वाला जो नोट रहा होगा ओकर संख्या x, और 100 रुपया वाला जो नोट रहा होगा ओकर संख्या y। आप कहिएगा हाँ सर। ठीक है, मान लिए x और y उसकी संख्या हो गई नोटों की। प्रश्नानुसार चलिएगा तो कुल नोट कितना है 25। प्रश्नानुसार चलेंगे तो नोटों की कुल संख्या कितना 25 माने है ना, यानी कि अगर हम x और y को जोड़ेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। ये मेरा समीकरण पहला बन गया। भाई मेरे 50 और 100 का ही तो नोट है, ओकर संख्या मान ही लिए x और y। तो प्रश्न को अगर समझिएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के ना बराबर आएगा, क्योंकि ये x और y क्या है, नोटों की संख्या। जोड़ेंगे तो 25 के बराबर, क्यों? क्योंकि नोटों की कुल संख्या 25 ही है। तो ये जो भी रहा होगा x y उसकी संख्या 25 के बराबर ही आएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं तो। आप कहिएगा हाँ सर। दूसरा सिचुएशन, 2000 रुपया था, नोट तो 50 और 100 का ही है, तो जब इसको गिनिएगा तो ये क्या हो जाएगा 50x। 50x का मतलब कीमत आपको पता चल गया। खुद सोचो कि 50 रुपया वाला नोट है और वो कुल आपके पास 10 नोट है, तो इसका कितना कीमत हो जाएगा 500, यानी कि 500 रुपया। अरे आ रहा है बात समझ में? ठीक उसी तरह 50x लिख दिए, मतलब वो कीमत पता चल गया। ये क्या है देखो, कीमत नोट का और ये नोट की संख्या, तब जाके आपको वैल्यू पता चला। तो भाई 50x मतलब क्या, 50 नोट का कीमत वैल्यू और x संख्या, दोनों को गुना किए तो हमें अमाउंट पता चल गया। अब जोड़ देंगे 100 रुपया वाला नोट 100 बाई, तो ये कुल कितना के बराबर हो जाएगा 2000 के, क्योंकि टोटल 2000 रुपया था, 50 और 100 का ही नोट था, संख्या भी इनडायरेक्टली हम पता लगाए, जोड़ेंगे तो 2000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आप कहिएगा हाँ सर। और मेरे भाई ये मेरा जो है समीकरण कौन सा बन जाएगा, ये मेरा समीकरण दूसरा बन जाएगा। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 50 से भाग हो रहा है, तो इसको 50 से भाग कर दो, तो 50 से भाग कीजिएगा तो ये x बनेगा, इसको 50 से भाग कीजिएगा तो ये 2y बनेगा इसको 50 से भाग कीजिएगा तो ये 40 बन जाएगा। इसका नाम 3 दे देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, विलोपन विधि ही यूज करते हैं। तो जब इसको हल करने जाइएगा तो सीधा समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। समीकरण 3 और समीकरण 1 देखो ध्यान से, आप कहिएगा हाँ सर। तो अब हम समीकरण 3 लिख लेते हैं आपके लिए, और समीकरण 1 लिख लो। ठीक है, इसको घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये चला गया,
ये 22 हो गया और ये 15 हो गया। 22 का वैल्यू 15 आ जाने का क्या मतलब हुआ मेरे भाई? 22 का वैल्यू 15 आ जाने का मतलब हुआ कि 100 रुपये वाला नोट 15 गो था। 100 रुपये वाला नोट 15 गो था। तो x का संख्या कितना आ जाएगा? 10। कैसे x का संख्या 10 आया? क्यों? क्योंकि x प्लस 22 25 था। नोटों की कुल संख्या 25। अगर 22 कितना हो गया? 15, तो x हर हाल में 10 ही होगा। अब प्रश्नानुसार अगर देखिएगा तो सारा सिचुएशन को ये हैंडल कर रहा है। अभी दोनों को जोड़िए, 2000 रुपया पूरेगा। भाई ये क्या है? नोटों की संख्या। 10 मतलब 50 रुपया वाला नोट यानी 500 रुपया, और 100 रुपया वाला 15 नोट। बाई क्या है? 100 रुपया वाला नोट की संख्या 15 गो यानी 1500। तो 2000 रुपया पुर गया जो सवाल में कह रहा था। नोटों की कुल संख्या 25 ही रहा। अरे ठीक है भाई, हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल आपका निपट गया। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो। कहा जा रहा है कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। पहली बात। दूसरी बात, इस संख्या का 9 गुना, जो भी ये संख्या है 2 अंक का, उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये सिचुएशन दिया गया है, हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये तय है कि संख्या 2 अंक का ही है। तो हम मान लेते हैं कि जो इकाई स्थान पे संख्या रहा होगा, ठीक है, जो इकाई स्थान पे संख्या रहा होगा वो x है। और हम ये भी मान लेते हैं कि जो दहाई स्थान पे संख्या रहा होगा वो 22 है। संख्या मतलब अंक, बार बार वो हम बोल देते हैं। हर बच्चा इस बात को समझ लेना कि अगर 723 लिखा हुआ है यानी 723, तो ये एक संख्या है। 723 एक संख्या है। ये कितना अंक से बना है? तो 3 अंक से बना है। 723 अंक है ना। ये 3 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या का बात किया, मतलब इकाई और दहाई रहा होगा वहां पे। तो हम जो है इकाई स्थान पे जो अंक है उसे x माने, और दहाई स्थान पे जो अंक है उसे 22 माने। तो संख्या क्या बन जाएगा? इस डेटा के हिसाब से अपना संख्या क्या बन जाएगा? कोई भी संख्या कैसे बनता है बउआ? अगर 2 अंक की कोई संख्या है तो कैसे बनेगा? जैसे ही मान के चलो 75 ही है, तो 75 कैसे बना होगा? जो दहाई अंक स्थान पे जो अंक है वो 10 से गुना हुआ होगा, और जो इकाई का अंक है वो उसमें जुट गया होगा, तब ये जाकर 70 5 75 बना। कोई भी संख्या का निर्माण तो ऐसे ही होता है। ध्यान से देखो, दहाई वाला 10 से गुना हुआ, इकाई वाला जुट गया 1 से गुना होकर। तो यहां संख्या कैसे बनेगा? दहाई पे मेरा क्या है? दहाई पे मेरा क्या है? 22, तो 10 से गुना होगा और इकाई वाला जुट जाएगा, तो संख्या बन गया। कोई भी 2 अंक की संख्या कैसे बनती है? दहाई वाला 10 से गुना होगा, इकाई वाला जुट जाएगा। मैथमेटिकली यही इसके पीछे का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे भाई संख्या बन गया। अब हम सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसको अगर आप पलट दीजिएगा, पलटने पे क्या बनेगा? पलटने पर जो संख्या बनने वाली है, पलटने पर बनी संख्या, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या संख्या बनेगा? पलटने का क्या मतलब है? मान लो कोई है 63, इसके अंकों को पलटिएगा तो 36 हो जाएगा। अर्थात इकाई वाला दहाई पे आ गया, दहाई वाला इकाई पे आ गया। यानी कि यहां ये 6 गुना हुआ है 10 से, और 3 गुना हुआ 1 से। जब अंक पलटाया तो जो 1 से गुना हो रहा था वो 10 से गुना हो जाएगा, और जो 10 से गुना हो रहा था वो 1 से गुना हो जाएगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहां दहाई और इकाई अंक पलट गया। तो उसी तरह से जो 1 से गुना हो रहा है वो अब 10 से गुना होगा, और जो 10 से गुना हो रहा है वो 1 से गुना होगा। तो जब अंक पलटिएगा तो ऐसा संख्या बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा आपको सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि अगर इकाई और दहाई पे x और y है तो क्या संख्या बनेगा, या इकाई दहाई पे x और y स्थित है अंक के रूप में, तो उससे जो संख्या बन रहा है उसको पलटने पे क्या संख्या बनेगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं।
प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि जो भी 2 अंक की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है ना। जैसे कि हम संख्या लेते हैं 93, तो इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 12। तो यहां जो 2 अंक की संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। हम उसके अंक को मान लिए हैं x और y, यानी कि अगर प्रश्नानुसार चलेंगे तो x और y को जोड़ेंगे तो हर हाल में 9 आएगा। ये मेरा समीकरण 1 बन गया। ये आसान है, समीकरण 1 समझ में भी आ गया होगा। समीकरण 2 में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाकर समझने की जरूरत है। तो समीकरण 2 को हम थोड़ा सा समझते हैं। समीकरण 2 में कहा जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? संख्या क्या है? ये इसका 9 गुना। ये मेरा संख्या है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, इसको 9 से गुना कर दिए। संख्या का 9 गुना। भाई कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम गुना करेंगे तो कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा। तो गुना करके क्या आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है, वो भी घुमा कर बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो संख्या था उसको जब हम 9 से गुना किए ना, तो वो पता है किसके बराबर आया? वो बराबर आया इसी के अंक को पलटकर जो संख्या बना है ओकरा 2 से गुना कर दिए, उसके बराबर आया। ध्यान से समझो, जो 2 अंक की संख्या थी, तो 2 अंक की संख्या ये बनी क्योंकि हम इकाई और दहाई को x और y माने। इसको किए 9 से गुना, तो जब इसको 9 से गुना किए, जब इसको हम 9 से गुना किए तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो सवाल में कह रहा है कि भाई इसका रिजल्ट जो है ना, इसी के अंकों को पलट कर बनी संख्या, यानी कि ये अंक को पलटे तो संख्या ये बना का 2 गुना, यानी कि इसको जब 9 से गुना किए तो भाई दुगना हो गया इसी के अंक को जो पलट कर संख्या बनाए उससे। ठीक है, बेसिकली ऐसा ये कुछ बात बोल रहा है। तो जो पलट कर संख्या बना था उसको 2 से गुना कर दिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आप कहिएगा हाँ सर। अब इसको गुना कीजिएगा तो 90/, इसको गुना कीजिएगा तो 9x, इसको गुना कीजिएगा तो 20x, इसको गुना कीजिएगा तो 2y। दोनों को उठाकर इधर ले आइए, तो 90/, 9x, 20x, 2y, ये दोनों प्लस में इधर आकर माइनस। अब 9 और 20 को देखिएगा तो -11x हो जाएगा, और 90y में 2 को घटाइएगा तो प्लस 88y हो जाएगा, बराबर 0। 11 से भाग हो सकता है, भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा 8y बराबर 0। इसको हम अपना समीकरण 2 बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि ये प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन है। तो सीधा हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 देखो मेरा क्या है? x + y बराबर 9, x + y बराबर 9। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान से देखिए, -8y सॉरी -x + 8y बराबर 0, तो -x + 8y बराबर 0। समीकरण 1 और 2 लिख दिए। अब इसे हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़िएगा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9y। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9y बराबर 9, अर्थात y का वैल्यू 1 आ गया। y का वैल्यू 1 आ गया। सवाल में समीकरण में रख दो, तो x + y मेरा क्या था? x + y मेरा 9 था, तो x का वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे y का वैल्यू रखकर, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, एक उधर जाकर घट जाएगा। तो संख्या क्या बन जाएगा 2 अंकों की, जिसकी वो बात कर रहा था? ध्यान से देखो, दहाई वाला y है, तो y का वैल्यू क्या आया? 1, और इकाई वाला आपका x है, और x का वैल्यू क्या लाया आप? 8, यानी 18 वो संख्या था। 18 2 अंकों की वो संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, और जब इसको हम 9 से गुना करेंगे, जब इसको हम 9 से गुना करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आ रहा है इसी के अंकों को पलट देने के और दुगुना कर देने के बराबर। तो 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 17। इसको भी गुना कीजिए, सॉरी यहाँ भी 162 हो जाएगा, ये भी 162,
ये भी 162 आया कि नहीं आया, है ना। 9 8 72, 7 बचा, 9 में 7 जोड़िएगा 16। तो सवाल के शर्त को पूरा किया कि नहीं किया। तो वो 2 अंकों की संख्या 18 है जिसके अंकों का योग 9 है, और उसको 9 से गुना कर रहे हैं तो वो बराबर हो जा रहा है अपने अंक को पलटकर संख्या के 2 गुना से। ठीक है, एकदम अस्थिर अस्थिर से समझो मेरे भाई, आगे बढ़ो और इस सवाल को देखो। यहां कहा जा रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया, इस एक टैक्सी वाला जो सवाल किए थे कुछ उसी तरह का ये सवाल है। ठीक है। अब सरिता है, उसने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया जो है पुस्तकालय वाले को अदा किया है, और सुशी जो है इन्होंने 5 दिन एक पुस्तक को रखा और उसके लिए उन्हें 21 रुपया अदा करना पड़ा। तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। नियत का मतलब फिक्स्ड प्राइस है कि भाई पहला 3 दिन के लिए एक नियत किराया है कि भाई अगर 3 दिन में आप पुस्तक लौटा देते हैं तो पहला 3 दिन का कुछ ये फिक्स है, आपको देना है अमाउंट। लेकिन उससे अतिरिक्त जितना दिन रखिएगा, हर अतिरिक्त दिन के लिए आपको अलग से रुपया देना है, अलग से रुपया देना। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि जो नियत किराया है, ठीक है, जो भी नियत किराया है, मान लीजिए कि वो 10 रुपया है। समझना बात, नियत किराया मतलब 3 दिन का 10 रुपया। अब कोई भी किताब लीजिए, 3 दिन रखिएगा, 10 रुपया देना है, और हर एक अतिरिक्त दिन का मान लो 5 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब कोई बच्चा है ए, वो पुस्तकालय से किताब लिया और वो 10 दिन उस किताब को रखा। कितना दिन रखा वो? 10 दिन रखा। तो इस रेट के हिसाब से कितना अमाउंट उसको पुस्तकालय वाले को देना पड़ेगा? अगर आप इसको पता लगाना चाहें तो क्या कीजिएगा, देखो 3 दिन का किराया फिक्स है और 7 दिन हो गया अतिरिक्त। इस रूल के हिसाब से 3 दिन का किराया फिक्स है, 10 दिन में 3 दिन का फिक्स है, 7 दिन आप अतिरिक्त रख दिए तो उसका अलग से हिसाब होगा। तो 3 दिन के लिए आपको कितना रुपया देना है? 3 दिन के लिए आपको 10 रुपया देना है। ये समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। तो 3 दिन के लिए आप 10 रुपया दिए, प्लस 7 दिन अतिरिक्त हो गया और एक अतिरिक्त दिन का 5 रुपया, तो 7 अतिरिक्त दिन रखे मतलब 35 रुपया, यानी टोटल 45 रुपया पुस्तकालय वाले को दीजिएगा। अब देखो यहां 10 और 5 हम अपने मन से मान लिए तो फटाफट सारा काम हो गया। यही हमें पता लगाना है। तो सिंपल है, जिसको 10 और 5 लिखे उसी को एक्स वाई लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई मेरे 3 दिन का जो नियत किराया है वो x रुपया है। मान लो कि हर अतिरिक्त दिन का जो नियत किराया है वो 22 रुपया है। और अब सरिता का जो सिचुएशन दिया गया उस पे आइए। 7 दिन ही रखी, तो 7 दिन रखने का मतलब क्या हुआ? 3 दिन हो गया नियत किराया, 4 दिन अतिरिक्त। 4 दिन को हम क्या बोलेंगे? अतिरिक्त बोलेंगे। तो 3 दिन का को रुपया देना है, इसको x रुपया देना है। 3 दिन के लिए x रुपया देना होगा और हर अतिरिक्त दिन के लिए 22 रुपया। तो 4 दिन रखी तो 4 बाई, तो x प्लस 4 बाई बराबर वॉट? x प्लस 4 बाई बराबर 27। क्यों ये हो गया 27? क्योंकि ये तो लिख रखा था ना कि 7 दिन के लिए 27 रुपया उसको देना पड़ा। सिचुएशन ये रहा होगा। उसी तरह अगर सुशी के बारे में सोचिएगा तो सुशी का क्या है भाई? 5 दिन। तो 5 दिन का उन्हें 21 रुपया देना पड़ा, लेकिन 5 दिन का डेटा देखिएगा तो फिर 3 और 2 हो जाएगा। 3 दिन का फिक्स और 2 दिन अतिरिक्त का, तो 3 दिन का इसको भी x रुपया ही देना पड़ा होगा। अरे हाँ कि ना? और 2 दिन के लिए 2 बाई, और ये किसके बराबर हो गया? 21 के बराबर हो गया। इसको सोल्व कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। 2 में 1 को भी घटा सकते हैं, 2 में और 1 में 2 को भी घटा सकते हैं। तो x प्लस 4 बाई बराबर 27 रुपया और x प्लस 2 बाई
बराबर 21 रुपया। देखिए एग्जाम में इस सवाल को कैसे बनाइएगा, कैसे लिखिएगा, कैसे पूरा नंबर मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है भाई। यहाँ वीडियो को छोटा और समय आपका बचाने के लिए सीधा हम समझाते जा रहे हैं। अगर वो भी परेशानी है आपको, हालांकि होना नहीं चाहिए 10th के स्तर पर, लेकिन अगर वो भी परेशानी है कि भाई इसको कैसे लिखें, माना कि वो वगैरह, तो आप क्या करना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए यूनिक क्लासेस मोर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, और वहाँ पीडीएफ पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का, वहाँ से देख लीजिए कि भाई क्या लैंग्वेज हमें फॉलो करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसे बना लीजिएगा तो थोड़े आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का सवाल आ गया तो, आ रहा है बात समझ में क्या? आप कहिएगा हाँ सर। चलिए, तो इसको पहले हमें क्या करना है, इसको हमें पहले घटाना है। तो माइनस माइनस माइनस, ये चला गया, 4 में 2 गया 2 बाई, और 27 में 21 गया 6, तो बाई का वैल्यू 3। बाई का वैल्यू 3, यानी हर अतिरिक्त दिन का सिचुएशन के हिसाब से आपको 3 रुपया देना पड़ेगा। हर अतिरिक्त दिन का आपको कितना रुपया देना पड़ेगा बउआ? 3 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहीं रख लेते हैं। तो एक्स की एक्स 4 गुने 3, क्योंकि बाई का वैल्यू आपको पता चल चुका है, तो 4 गुने 3 12 बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 घटाओ 12, तो 7 में 2 जाएगा 5, और 2 में 1 जाएगा 15, यानी पहला 3 दिन का 15 रुपया किराया है, और हर अतिरिक्त दिन का 3 रुपया। अब इस सिचुएशन पे रखिएगा तो सेट भी हो जाएगा, है ना। अब आपको अमाउंट पता चल गया। अब इसको यहाँ रख कर हम बता देते हैं। देखो 7 दिन के लिए उसको 27 रुपया देना पड़ा, यानी 3 दिन प्लस 4 दिन, ये रहा होगा डेटा। तो 3 दिन के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा उसको? 15, और हर अतिरिक्त दिन के लिए कितना? 3 रुपया। तो हर अतिरिक्त दिन इसके लिए कितना हो गया? 4 दिन। 4 दिन अतिरिक्त हुआ जी, क्योंकि 7 दिन पुस्तक रखा गया है, तो 4 दिन के लिए 12 रुपया देना पड़ा। देखो तो 27 रुपया का उसका बिल बना, है ना। उसी 21 रुपया का बिल बनेगा 5 दिन के लिए। बात आ रहा है समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए। ये भी पिछले सवाल जैसा है। कहा जा रहा है कि भैया कोई एक हॉस्टल है, ठीक है, क्या है, एक कोई हॉस्टल है, उसका जो मंथली खर्च बनता है वो इस बात पे बनता है कि भाई आप कितना दिन वहां भोजन करते हैं। यानी आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हर महीना जो आपका बिल बनेगा कि भाई कितना महीना, हर महीना आपको कितना रुपया देना है, वो 2 बात पे निर्भर करेगा। एक तो फिक्स है, एक भाग फिक्स है कि भाई इतना रुपया तो आपको देना ही देना है, हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो इतना रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस कुछ और बिल आपका जुड़ेगा। किस बात पे? भैया आप कितना दिन भोजन हॉस्टल में करते हैं। एक फिक्स अमाउंट हो गया, और दूसरा कितना दिन आप भोजन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका फाइनल अमाउंट हर महीना का बनेगा। यानी हर बच्चा का अलग अलग अमाउंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि भोजन कौन कितना दिन करता है उसके अकॉर्डिंग उसका बिल बनेगा। तो वही सवाल हो गया पिछले जैसा, कुछ अमाउंट फिक्स है, कुछ अमाउंट भोजन पे। अब बच्चा एक ए था जो 20 दिन भोजन किया, तो उसे 1000 रुपया देना पड़ा, जबकि एक बच्चा बी को 26 दिन भोजन किया है, तो इसलिए उसको 1180 रुपया देना पड़ा। तो वही पूछ रहा है। तो भाई नियत खर्चा कितना है, फिक्स अमाउंट कितना देना है, तो मान लीजिए x रुपया देना है, और प्रतिदिन के लिए मान लीजिए कि आपको 22 रुपया हॉस्टल में देना है। तो ए के सिचुएशन पे आइएगा, ए के सिचुएशन पे आइएगा, तो भैया x रुपया तो हर बच्चा को देना है, तो इसको भी देना पड़ा होगा, प्लस 20 दिन भोजन किया है। ए कितना दिन भोजन किया? 20 दिन, तो 20 रुपया उसको देना पड़ा होगा। एक दिन का 22 रुपया, तो 20 दिन का 20 रुपया, तब जाकर उसका 1000 का बिल बना होगा। बोलो हाँ कि ना। इसी तर्ज पे दूसर का बच्चा जो बी है, तो भाई बी रहे या सी रहे या डी रहे, x रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, हॉस्टल में रह रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। प्लस जितना दिन भोजन किया, तो कितना दिन भोजन किया? 26 दिन, तो 26 बाई, तब जाके उसका अमाउंट 1180 का रहा होगा। अरे हाँ कि ना? खत्म हो गया भाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो आगे जब बढ़िएगा तो सिंपली आपको क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है। तो x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। घटा दो, घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। ये चला गया, ये 6y हो जाएगा और ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 180 बनेगा। तो y का वैल्यू 6 इधर जाकर भाग होगा तो 30, यानी हर दिन भोजन करने का व्यय जो है आपका 30 रुपया बनेगा। यानी एक दिन भोजन कीजिएगा तो 30 रुपया देना है। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए कि भाई हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो कितना देना है, तो यहाँ रख लेते हैं x प्लस, ध्यान से देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x प्लस 20 गुने 30, 20 गुने 30 कितना बन जाएगा, 20 गुने 30 600 बराबर 1000। तो x का वैल्यू कितना बनेगा, 400। अर्थात हॉस्टल में रहने का नियत जो व्यय है वो 400 है और हर दिन भोजन करने का व्यय 30 रुपया है। और इस तरह से ये सवाल आपका निपट गया। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि यश जो है एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त करता है या अर्जित करता है, और वहाँ पे जो है सही उत्तर पर उसे 3 अंक प्राप्त हुए हैं और गलत उत्तर देने पे उसका 1 अंक कटा है, तब जाके उसका 40 अंक बना। कहा जा रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिला होता और अशुद्ध यानी गलत जवाब देने पे उसे 2 अंक मिला होता, मतलब 2 अंक कटा होता, माफी 2 अंक कटा होता, तो उसको 50 अंक उसका बन जाता टोटल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था, टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था। तो मान लो कि जो टेस्ट पड़ा है, यस जो दिया है, उसमें जो सही उत्तर दिया है ओकर संख्या है x, ये प्रश्न की संख्या है। ठीक है, मान लो कि यस जो है उस टेस्ट में सही उत्तर x प्रश्नों में दिया है और गलत उत्तर जो दिया है वो 22 प्रश्न में दिया है। प्रश्नों की ये संख्या है, सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x और गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या 22। कहिएगा ठीक है सर। अब सिचुएशन पे आओ, सवाल खत्म। क्या सिचुएशन कहता है, 40 अंक प्राप्त करने के लिए सही पर 3 अंक मिला, तो सही कितना सा सवाल वो बनाया है, x सवाल बनाया है, यानी उसे 3x अंक मिल गया होगा। भाई जितना सही बनाइएगा, मान लो कोई 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, 5 नंबर, एक प्रश्न पे आपको 5 नंबर दिया जा रहा है और आप जो है मान के चलिए 10 सवाल सही बनाए, तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। आप क्या किए, जितना सवाल सही बनाए और जितना एक सवाल में आपको अंक मिलता उसको गुना कर दिए और बता दिए कि भैया 50 नंबर हमें प्राप्त हुआ। तो सही जवाब दिया x सवाल का और अंक मिल रहा था 3, तो 3x में घट जाएगा क्योंकि यहाँ अंकों की कटौती भी हो रही है। तो अशुद्ध पे 1 अंक कट रहा है, तो कितना सवाल वो अशुद्ध किया, 22, यानी 22 अंक उसका घट जाएगा। 15 सवाल गलत कीजिएगा तो 15 अंक आपका घट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सवाल गलत करने पे आपका 1 अंक कट रहा है। ठीक है भाई, बराबर 3x घटाओ 22 बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो इस तरह से उसे 40 अंक मिला होगा। ऐसा कोई हिसाब किताब किया होगा तो उसे 40 अंक प्राप्त हुआ होगा। अरे हाँ कि ना। दूसरा सिचुएशन सेम है, ये तो वही रह जाएगा संख्या, सही जितना दिया उतना ही रहेगा, गलत जितना दिया उतना ही रहेगा, लेकिन वहां नंबरिंग बदल गया कि भाई सही पे हम आपको 4 अंक अब देंगे, यानी 4x नंबर आपको मिला, लेकिन उसमें कुछ घट जाएगा, जितना आप गलत किए पे 2 अंक। तो 22 गलत किया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। आ रहा है बात समझ में क्या, ये मेरा समीकरण 1 और ये मेरा समीकरण 2 बन गया। चलो इसी को आपस में घटा देते हैं। जब इसको घटाने जाइएगा, अच्छा इसको घटाने से भी कोई फायदा नहीं, गुणांक तो कोई बराबर है नहीं, तो पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा। और गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें
2 से गुना कर देते हैं। ये जो समीकरण 1 है इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6y, ये बन जाएगा -2y, और ये बन जाएगा 80। 2 से गुना कर दिए, ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाएंगे, ठीक है। तो 4x घटाओ 2y बराबर 50। घटाइएगा तो 6 में 4 जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा, और 80 में 50 जाएगा 30, यानी x का वैल्यू 15 आ जाएगा। अर्थात वो बच्चा जो है 15 सवाल सही बनाया है, इसका यही मतलब हुआ। गलत कितना सवाल बनाया होगा? तो गलत वो बनाया होगा, यानी कि y का वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो कहीं रख लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं। तो x का वैल्यू 15 आया, तो 15 गुने 3 45, 45 घटाओ y बराबर 40। 40 इधर आएगा, घटकर 5 हो जाएगा, y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 5 सवालों को गलत बनाया। यानी जो टेस्ट हुआ है उसमें कितने प्रश्न थे? तो आप बोलिएगा सर 20 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे भाई? 20 प्रश्न थे, है ना, जिसमें वो 15 सही बनाया है और 5 गलत बनाया है। अरे हाँ कि ना, हालांकि सही गलत तो वो पूछ ही नहीं रहा था। टोटल कितना प्रश्न था? तो 20 प्रश्न था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर इस सवाल को आप देखिएगा बुआ, तो ये भी बेहद आसान सवाल आपका है। कह रहा है कि कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। दूसरा सिचुएशन सेम है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई की बढ़ोतरी कर देते हैं और चौड़ाई में 2 अंक बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई जो है अपना बढ़ जाता है। तो आयत की बीमा ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि भाई लंबाई x इकाई रहा होगा और चौड़ाई अपना y इकाई रहा होगा। सवाल में यही तो कह रहा है। तो मान लिए लंबाई और चौड़ाई x और y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर लंबाई चौड़ाई x y है तो क्षेत्रफल x y हो जाएगा। लंबाई गुने चौड़ाई तो x गुने y। अब प्रश्नानुसार चलिएगा तो क्षेत्रफल 9 कम हो रहा है। कब? लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हम निकाल लिए, अब ये 9 कम हो जाएगा। कब 9 कम होगा? जब लंबाई में 5 इकाई कम करेंगे। लंबाई x है, इसमें हम 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए। चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया आपस में गुना, मतलब क्षेत्रफल आएगा। और क्षेत्रफल के बारे में वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है मेरा 9 कम हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ये था, क्षेत्रफल ये था। जब लंबाई और चौड़ाई में हम सवाल के अकॉर्डिंग बढ़ाए और घटाए तो क्षेत्रफल भी अपना घट गया सवाल के अकॉर्डिंग। इससे हम समीकरण बना देंगे। x जब इससे गुना होगा तो x बाई, x जब इससे गुना होगा तो 3x। 5 को गुना कीजिए, है ना मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, ये x बाई और ये x बाई कट जाएगा, ये प्लस में इधर आकर कट जाएगा। 3x घटाओ 5 बाई बराबर प्लस 15 घटाओ 9, तो 3x घटाओ 5 बाई बराबर 6। इसको हम समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन पे आते हैं। दूसरा जो सिचुएशन कह रहा है सवाल में, अगर आप देखिएगा कि भाई अबे कहाँ है, लंबाई को भी 3 बढ़ाए और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाए। तो लंबाई को भी 2 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए। लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए। चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए। तो क्या हो रहा है, मेरा जो क्षेत्रफल है जो कि x बाई था पहले, वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, यानी कि प्लस 67। जैसे यहाँ समीकरण बना वैसे यहाँ भी समीकरण बन जाएगा। जो भी सवाल अभी हम करवा रहे हैं इसका सीधा पीडीएफ जो भी लिख रहे हैं, पैनल पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, परेशान नहीं होना है बुआ। इसको इससे गुना कीजिए
एक्स बाई, इसको इससे गुना कीजिए, 6, इसको इससे गुना कीजिए, सॉरी 6 कहाँ से आ गया, रुक जाओ, एक्स को पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स को बाई से गुना किए एक्स बाई, एक्स को 2 से गुना कर लेते हैं 2x, अब 3 को गुना कीजिएगा 3 बाई प्लस 6, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये एक्स बाई प्लस 67। फिर वही कहानी है, फिर वही कहानी है, ये एक्स बाई और एक्स बाई कट जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3 बाई बराबर 61, 6 प्लस में उधर जाके घट जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इस समीकरणों को हमें क्या करना है, 2x और 3 बाई है और यहाँ 3x घटाओ 5 बाई, रुक जाओ इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, 3x घटाओ 5 बाई, 3x घटाओ 5 बाई बराबर 6, ये मेरा समीकरण 1 बना है, ठीक है। 3x घटाओ 5 बाई बराबर 6, 2x प्लस 3 बाई बराबर 61, 2x प्लस 3 बाई बराबर 61, ये मेरा समीकरण 2 बन गया। अब इसे जब हल करने जाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। अब गुणांक को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में 2 से गुना कर लेते हैं और इस समीकरण में 3 से गुना कर लेते हैं। तो जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा, विलोपन विधि ही लगा रहे हैं, तो 3 और 2 से गुना कीजिएगा 6x हो जाएगा, ये 10 बाई हो जाएगा, 5 में 2 से गुना किए 10 बाई बराबर 12। ठीक उसी प्रकार 3 को जब इससे गुना कीजिएगा तो 6x, 3 को जब इससे गुना कीजिएगा तो 9 बाई, और जब 3 को इससे गुना कीजिएगा तो 183, समीकरण 4। अरे हाँ कि ना, आप कहिएगा हाँ सर। अब बराबर हो गया क्या, अब दोनों समीकरण को हम घटा देंगे, सीधा दोनों समीकरण को घटा देंगे। जब समीकरण को घटाइएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 19 बाई हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 3 में 2 जाएगा 1, 8 में 1 जाएगा 7 और 1 की 1, और ये भी माइनस में रहेगा, यानी कि -19 बाई बराबर -171 दिखेगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बाई बराबर होगा 171/19, यानी कि ये इसको 9 बार में काट देगा, यानी बाई का वैल्यू 9 आ गया। अब बाई का वैल्यू 9 आ गया तो इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो 3x घटाओ 45, क्यों 45, क्योंकि 9 था, तो 9 गुने 5 45 बराबर 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 45 6 51। तो x का वैल्यू ध्यान से देखो तो 17 आ जाएगा, 3 गुना में इधर आके भागा, यानी x और y अपना आ गया। x किसे माने थे, लंबाई को, यानी आपका लंबाई जो है 17 आया है और चौड़ाई जो है सवाल में वो अपना 9 आ गया। बात आ रहा है समझ में क्या, सवाल खत्म हो गया मेरे भाई। तब हम आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल है, बड़ा बेहतरीन बड़ा शानदार सवाल है, इसको थोड़ा सा आपको अस्थिर से समझना पड़ेगा। समय दीजिए और इसको समझिए। कोई राजमार्ग है, ठीक है, वहाँ 2 स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कोई सड़क रहा होगा, अपना जा रहा है, ये सड़क है तुम्हारा, राजमार्ग है, ठीक है, ये क्या है, राजमार्ग है। ठीक भाई, अब इस राजमार्ग पर मान लो कोई स्थान ए है और मान लो एक स्थान बी है। अब स्थान ए और बी के बीच की दूरी, स्थान ए और बी के बीच की दूरी जो है भाई वो 100 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई, 100 किलोमीटर। यहां तक कहानी खत्म। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है एक कार ए है और दूसरी कार बी से, यानी एक कार स्थान ए से और दूसरी कार स्थान बी से जो है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, बस चाल जो है इसका अलग है। चाल क्या है इसका अलग है, लेकिन दिशा एक ही है। तो वो 5 घंटे के बाद मिल जाती है, 5 घंटे के बाद मिल जाती है। यदि वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। कितना घंटा के बाद मिलती है बुआ, 1 घंटे के बाद मिलती है। तो हमसे दोनों कार की चाल पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो कार स्थान ए से चलना प्रारंभ हुई
और दूसरी कार जो स्थान बी से चलना प्रारंभ हुई, दोनों का हम चाल मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब कार नहीं बनाएंगे रे भाई। एक्कर जो चाल रहा होगा, मान लो कि एक्कर जो चाल रहा होगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, और एक्कर जो चाल रहा होगा, ठीक है, एक्कर जो चाल रहा होगा मान लेते हैं ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, क्योंकि अलग अलग चाल है। अब सवाल में पहला जो सिचुएशन दिया है, ठीक है, सवाल में जो पहला सिचुएशन दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलें, पहला सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलें, तो सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। दोनों एक ही दिशा में चल रही है। एक स्थान ए से और एक स्थान बी से चलना प्रारंभ करी, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा का मतलब क्या हो गया कि मान लो मेरे भाई कि कार ए जो है वो भी इसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। समय एक ही है, चाल अलग है, और ये भी जो है इसी दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। एक दिशा का मतलब यही हुआ। तो दोनों चलते 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 मान लो कि स्थान सी पे दोनों मिल गई, यानी दोनों कार अब यहां पहुंच चुकी है। दोनों कार यहां पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों कार को, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में और ई भाई साहब को यहां से यहां तक पहुंचने में 5 घंटा का समय लगा। दोनों कार यहां पहुंची है, कितना समय लगा ली है भाई? तो 5 घंटा। समय कितना लगा जी? 5 घंटा। 5 घंटा का समय लगा। ठीक है, ये पहले ये सिचुएशन समझ लो, इससे हम समीकरण निकाल देंगे। इससे क्या निकाल देंगे? समीकरण निकाल देंगे। हम दूरी वाला फंडा लगाएंगे। दूरी क्या है भाई? यहां से जो कार चली वो कितना दूरी तय की? तो ए से सी तक पहुंची। कहां तक पहुंची? ए से सी तक, यानी ए सी दूरी हो गया। कार बी से सी तक पहुंची है तो बी सी। भाई ये कार कितना दूरी तय की? ए सी, यानी ए से सी तक। ये कितना तय की? बी सी। आप कहिएगा हाँ सर। और ध्यान से देखो तो, अगर हम ए सी में बी सी घटा दें, ए सी में बी सी घटा दें तो क्या बचेगा? जल्दी बताओ भाई मेरे। अगर हम ए सी में बी सी घटाएंगे तो क्या बचेगा? सर ए बी बचेगा। सर ए बी बचेगा। आपका काम हो गया, ये जो लिख दिए आपका काम हो गया। ए सी घटाओ बी सी बराबर ए बी। मेरे भाई ए सी क्या है? दूरी है। और दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुने चाल। समय गुने चाल। कहिएगा हाँ सर। तो AC कैसे ज्ञात होगा? समय गुने चाल से, क्योंकि AC एक दूरी है। तो भाई A से C तक जाने में चाल क्या था? x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा? 5। यानी चाल और समय को गुना करेंगे। चाल कितना है? x, समय कितना है? 5। दोनों को गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। यानी AC का दूरी है 5x। घटाओ BC। BC दूरी ही है, चाल क्या है? 22। समय कितना लगा? 5। यहां भी तो समय 5 ही लगा, यानी चाल गुने समय। समय 5, चाल 22, अर्थात 5y। किसके बराबर? 100। क्यों? क्योंकि AB का दूरी वो 100 किलोमीटर दे रखा है। भाई मेरा समीकरण पहला बन गया। कहानी खत्म। आगे बढ़ो, दूसरा सिचुएशन देखो। दूसरा सिचुएशन में कह रहा है कि भाई वो दोनों कार विपरीत दिशा में चलती है और 1 घंटे के बाद मिल जाती है। सब कुछ सेम है, चाल अलग, एक ही समय में चला, लेकिन विपरीत दिशा में चला। विपरीत दिशा का मतलब हुआ कि भाई ये कार जब चली इस दिशा में तो ये कार चली होगी इस दिशा में, तो विपरीत दिशा हो गया। मान लो कोई एक बिंदु पे आके, मान लो कोई एक बिंदु डी पे आके ये मिल गई। दोनों कार एक बिंदु डी पे आके मिल गई। ठीक है, यहां आके अब दोनों कार यहां कार पहुंच गया। समय कितना लगा? 1 घंटा।
यहां पहुंचने में समय कितना लगा है दोनों को? 1 घंटा। यहां से एक दूरी वाला सिचुएशन निकालो तो हम बोल सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, यानी ए डी और बी डी को जोड़िएगा मैथमेटिकली तो फिगर देखो क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा सर ए बी, फिगर क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, यानी ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी। ए डी क्या है? दूरी है। ए डी क्या है? दूरी है। तो दूरी कैसे निकलेगा? चाल गुने समय से। दूरी कैसे निकलेगा? चाल गुने समय से। समय कितना? 1, चाल क्या? x, यानी 1 गुने x अर्थात ए डी x हो जाएगा। बी डी कितना हो जाएगा? बाई, क्योंकि बी डी में यहां से यहां पहुंचे हैं तो चाल बाई है, समय 1 ही घंटा लगा, तो बाई गुने 1 क्या हो जाएगा? बाई, और ए बी का तो वैल्यू दे ही रखा है 100। तो समीकरण बनाने तक आना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, फिर इसको हल करना तो बहुत आसान है। ठीक है, अब इसको हल करने जाइएगा तो ध्यान से देखिए आप, यहां 5 से भाग दे दीजिए तो ये बन जाएगा x घटाओ बाई बराबर 20, और ये है मेरा समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दीजिए तो x घटाओ बाई बराबर 20 और x प्लस बाई बराबर 100। पता है ये सवाल एग्जाम में बहुत बार 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अस्थिर से समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। तो x और x जुटकर हो जाएगा 2x, ये भाई साहब चले जाएंगे और ये 120, तो x का वैल्यू यहाँ से 60 निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 60 निकल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 40 निकल जाएगा। कैसे मेरे भाई? तो x प्लस बाई 100 है, x प्लस बाई क्या है? 100 है, तो x 60 हो गया तो उधर जाकर घटेगा तो बाई 40 हो जाएगा, यानी गति आप प्राप्त कर लिए। यानी कि x यानी कि जो बिंदु A से कार चली है उसका जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो स्थान B से कार चली है उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज का ये जो वीडियो है भाई यहीं समाप्त होता है। ठीक है, और हमें लगता है कि ये सारा बात आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। तो मेरे भाई अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक कर लेना है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। यूट्यूब पे जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं भाई मेरे, बहुत ये मेहनत का काम है। ऑफलाइन क्लास बड़ा आसान है क्लास लेना, हम भी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं 10 साल से, अभी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन ऑनलाइन में भाई बड़ा मशक्क़त लगता है। तो ये 20 मिनट 30 मिनट 25 मिनट का वीडियो कोई भी शिक्षक आपके तक पहुंचा रहा है ना, तो कुछ करो या ना करो, लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।